नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। अगर आप मेरे चैनल देख रहे हैं और आप नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो, यूपीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर आता हूं। अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते हैं। और अगर आप और ज़्यादा प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो मेरी और भी वीडियो पहले डाली जा चुकी है, चाहे वो आप इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इंडियन इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा सकते हैं, अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियाँ क्या हैं? प्रश्न क्या है? गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियाँ क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं: बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ, निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियाँ जो होती हैं वो होती हैं दोस्तों निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियों की, तो दोस्तों ये क्या होती हैं इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आइए बताते हैं गिल्ड एज्ड। ठीक है, गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं? आप में से कोई जानता हो दोस्तों तो वो कमेंट में बता सकता है कि गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं। कोई जानता तो कमेंट में बताएं। गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियों की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों गिल्ड एज्ड की अगर हम बात करें तो जिन्हें गिल्ड भी कहा जाता है, यूके सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड होते हैं। यह सन ब्रिटिश मूल का होता है और इसका मतलब होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा महाहिम के खजाने की ओर से जारी किए गए ऋण प्रतिभूति। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जी, बात समझ में आ रही है। तो ये ब्रिटिश ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चला है कि यूके के लगभग 2/3 गिल्ड बीमा कंपनियों और पेंशन बैंडों के पास है। बात समझ आ रही है दोस्तों? और ये जारी की जाती है निजी क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, और निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर करती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन खाली एक ही का दे रहा है। तो निजी क्षेत्र के द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों, अगर वैश्वीकरण के मतलब की बात की जाए तो यह स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का दुनिया भर में रूपांतरण है या एक प्रक्रिया है जिसके जरिए से दुनिया भर के लोग एक समाज बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। वैश्वीकरण आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। ठीक है, या किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय भी
वैश्वीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दुनिया के सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गोल्डन हैंडशेक योजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वन रैंक वन पेंशन योजना, निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्ति योजना। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कि आपका आंसर क्या होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है और उसका आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन पूछ रहा है गोल्डन हैंडशेक योजना का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, गोल्डन हैंडशेक योजना का नाम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्थिक क्षेत्रों की कौन सी जोड़ी है जो गलत है? आइए देखते हैं। मत्स्य पालन दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। परिवहन द्वितीय क्षेत्र, क्या ये सही है दोस्तों? बैंकिंग की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो ये भी तृतीयक क्षेत्र है। परिवहन की बात करें तो दोस्तों ये तृतीयक क्षेत्र नहीं होता है, ये होता ये माफ़ कीजिएगा, ये द्वितीयक क्षेत्र नहीं होता है, ये आपका तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें कायम एंड ट्रेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है शेयर ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड निवेश, उत्सर्जन ट्रेडिंग या फिर कमोडिटी फ्यूचर्स। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें कैम एंड ट्रेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जिसमें कैप एंड ट्रेड शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है आपका उत्सर्जन ट्रेडिंग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। लिबोर यानी वह ब्याज दर जिस पर बैंक अंतर बैंक बाजार में धन उधार देने की पेशकश करते हैं का पूर्ण रूप क्या है? ये देखिए लिबोर क्या करती है कि एक ब्याज दर होती है जो बैंक अंतर बैंक बाजार में धन उधार देने की पेश करते हैं। ठीक है, तो लिबोर का फुल फॉर्म क्या होगा? आपका ऑप्शन है लिवरपूल इंटर बैंक आउटपुट, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, लॉस वेगास इंटर बैंक ऑफर रेट, लॉस एंजल्स इंटर बैंक ऑफर रेट। तो दोस्तों लिबोर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर नीर में वृद्धि रुपए के मूल्य में वृद्धि का संकेत देती है, बिल्कुल सही है। अगला है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी नीर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार का संकेत देती है, ये भी सही है। अगला कथन कह रहा है कि अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नीर और रीर के बीच विचलन बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों ये कथन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला और दूसरा। पहले दूसरा कहाँ पे दे रहा है? ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का गठन करती हैं? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ हैं जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का गठन करती हैं? आपका कथन है किसान अपनी फसल काटते हुए। दूसरा है कपड़ा मिलें कच्चे कपास को कपड़े में परिवर्तन कर रही हैं, बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों एक व्यापारिक कंपनी को पैसा उधार देने वाला वाणिज्यिक बैंक, ये गलत है। विदेशों में रुपया मूल्य वर्गित बॉन्ड जारी करने वाला एक कॉरपोरेट संस्था, ये भी गलत है। तो आपका पहला दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति से पूंजी पलायन हो सकता है। अगला है पूंजी पलायन से मौजूदा बाह्य वाणिज्य उधार वाली फर्मों की ब्याज लागत बढ़ सकती है। घरेलू मुद्रा के उन्मूलन से ईसीबीएस से जुड़ा मुद्रा जोखिम कम हो जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा ये? फटाफट से आंसर दीजिए। अमेरिका फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति से पूंजी पलायन हो सकता है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला दूसरा राइट है, तीसरा आपका गलत है। तो पहला दूसरा यहाँ पे ए पे दे रहा है।
ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर बीबीबी के अध्यक्ष होते हैं, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष होते हैं, सही है। अगला है बीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के चयन के लिए सिफारिश करता है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन तो आपने देख लिया दोस्तों, ठीक है, दो कथन आपने देख लिए हैं। आइए तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि बीबी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को रणनीतियाँ विकसित करने और पूंजी जुटाने की योजना के मामले में मदद करती है। तो तीनों कथन आपने देख लिया। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर हम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। की स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है। यह अनिवार्य नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष ऐसे विशेषज्ञों से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सके। तो आपका पहला तो गलत हो गया दोस्तों। अगला है पीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के चयन के लिए सिफारिश करता है। तो आपके दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? दूसरा तीसरा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? प्रश्न क्या है? भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन विभाग, वित्त स्थिरता और विकास प्रतिशद, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? आपके ऑप्शन है बैंकों में नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, तीसरा है लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। जल्दी जल्दी आंसर दिया करिए दोस्तों। तो दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में किसके साथ बढ़ता है? तो ये लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न या बढ़ सकती है? आपके ऑप्शन हैं विस्तारवादी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांक वेतन, उच्च क्रय शक्ति, या फिर बढ़ती ब्याज दरें। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर मांग मुद्रास्फीति नहीं किसके कारण उत्पन्न होती है? जल्दी से आंसर दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न या बढ़ सकती है? तो दोस्तों ये बढ़ सकती है आपके विस्तारवादी नीतियों के द्वारा, राजकोषीय प्रोत्साहन के द्वारा, और फिर उच्च क्रय शक्ति के द्वारा। तो आपके ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा कहाँ पे दे रहा है? ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न क्या है? भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। व्यापार उद्योग निकायों को ऋण देना जब वे अन्य स्रोतों से ऋण लेने से सफल होते हैं। अगला कथन कह रहा है कि अस्थायी संकट से जूझ रहे बैंकों को तरलता प्रदान करना, बजटी घाटे के वित्त पोषण के लिए सरकारों को ऋण देना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। फटाफट से आंसर दीजिए। प्रश्न है भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों व्यापार उद्योग निकायों को ऋण देना जब वे अन्य स्रोतों से ऋण लेने में सफल होते हैं। तो ये कथन आपका गलत है। अगला कह रहा है कि अस्थायी संकट से जूझ रहे बैंकों को तरलता प्रदान करना, ये सही है। बजटी घाटे के वित्त पोषण के लिए सरकारों को ऋण देना, तो ये गलत है दोस्तों। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते सही उत्तर क्या होगा?
केवल दूसरा होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो तरलता प्रदान करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका होती है, याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक होती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई मुख्य रूप से कार्य करती है। बस समझ में आ रही है? बचती घाटे को वित्त पोषित करने के लिए सरकारों को ऋण देना, केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं या अन्य मौद्रिक नीति संचालन में संलग्न हो सकते हैं जो सरकारी वित्त पोषण को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करने के समान नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? केवल दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय सरकारी बॉन्ड की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? फटाफट से आंसर दीजिए। भारतीय सरकारी बॉन्ड की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाइयाँ, मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। भारतीय सरकारी बॉन्ड की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? तो दोस्तों, भारतीय सरकारी बॉन्ड की जो प्राप्तियाँ होती हैं वो किससे प्रभावित होती हैं? ये प्रभावित होती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयों के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाइयों के द्वारा, मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरों के द्वारा। तो तीनों ऑप्शन कहाँ पे दे रहा है? डी पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारक या नीतियाँ हाल के दिनों में भारत में चावल की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार का व्यापार, सरकार का भंडारण या उपभोक्ता सब्सिडी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कौन सा कारक या नीतियाँ हाल के दिनों में भारत में चावल की कीमत को प्रभावित कर रही थी? तो दोस्तों, जो कारक या नीतियाँ हाल के दिनों में भारत में चावल की कीमतों को प्रभावित कर रही थीं, वो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार का व्यापार, सरकार का भंडारण, उपभोक्ता सब्सिडी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। चावल चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्रतिशत क्या है? आपका प्रश्न है चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल जून तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्रतिशत क्या है? आपके ऑप्शन है 5.8%, 6.8%, 7.8% या फिर 8.8%। 2023-24 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, ये प्रतिशत है 8.8%। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अतिथि लेन-देन के लिए एएलटी-आईडी समाधान लॉन्च किया है? किस कंपनी ने किस कंपनी ने अतिथि लेन-देन के लिए एएलटी-आईडी समाधान लॉन्च किया है? किस कंपनी ने अतिथि लेन-देन के लिए एएलटी-आईडी समाधान लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जिस कंपनी ने, आपके ऑप्शन है पेटीएम, फ़ोनपे, मास्टरकार्ड, वीज़ा। तो दोस्तों, जिस कंपनी ने अतिथि लेन-देन के लिए एएलटी-आईडी समाधान लॉन्च किया है वो है मास्टरकार्ड। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से आंसर दीजिए, एएलटी-आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से दोस्तों आंसर दीजिए। एएलटी-आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है?
अल्ट आईडी कार्ड नेटवर्क और जारीकर्ताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक अनूठा कोड होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसमें आपको फुल फॉर्म बताना है। ये एक तरह का चेकआउट होता है दोस्तों। बस समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है कि किस संस्था ने हेलो यूपीआई पर संवादात्मक भुगतान लॉन्च किया है? नैसकॉम, एनपीआई, पीसीआई, आरबीआई, सेबी। किस संस्था ने हेलो यूपीआई पर संवादात्मक भुगतान लॉन्च किया है? तो ये है एनपीसीआई। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो जिस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो क्या हो जाएगा? आईआरडीआई। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था है जो परिवारों का मुद्रास्फीति प्रतिशत सर्वेक्षण आयोजित करती है? आपका ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या फिर सेबी। दोस्तों, जो संस्था परिवारों का मुद्रास्फीति प्रतिशत सर्वेक्षण आयोजित करती है वो है आरबीआई। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एपीडो ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए किस खुदरा प्रमुख कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है एपीडो ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए किस खुदरा प्रमुख कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है वालमार्ट, अमेजन, लुलु हाइपर मार्केट या फिर मेट्रो। तो दोस्तों, एपीडो ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए जिस खुदरा प्रमुख कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वो है लुलु हाइपर मार्केट। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बजट 2023-24 की बात करें तो बजट 2023-24 में उल्लेखित 23-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य क्या है? 8.2.3 ट्रिलियन रुपए, 16.23 ट्रिलियन रुपए, 10.23 ट्रिलियन रुपए, 18.23 ट्रिलियन रुपए। तो ये है 18.23 ट्रिलियन रुपए। तो आपके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत 2023-24 तक मुक्त व्यापार समझौते के लिए किस देश के साथ बातचीत कर रहा है? आपका ऑप्शन है यूके, इजराइल, रूस, बांग्लादेश। फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। तो भारत 2023 तक मुक्त व्यापार समझौते के साथ जो समझौता कर रहा है वो है यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इजराइल के साथ। आज का लास्ट प्रश्न, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। तो दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए का प्रयास कीजिए। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, क्यों तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशे तलाश कर। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।